साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेज में। आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित दूसरे सेट प्रैक्टिस को देखेंगे। इससे पहले पहला सेट प्रैक्टिस जो है उसको कवर करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए हैं आज के इस सेट को, जिसमें पहला क्वेश्चन है पढ़ना का क्रिया भेद क्या है। तो पढ़ना जो है वो सकर्मक क्रिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान ले कि सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिससे कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। इसलिए जैसे पढ़ना एक क्रिया है जिसका प्रभाव वाक्य पर पड़ेगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पढ़ना सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है पयोधी समानार्थी शब्द है। पयोधी जो है वो समुद्र का समानार्थी शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र का जो पर्यायवाची होता है वो पयोधी होता है। अगला प्रश्न है तीसरा, अधिकरण कारक के चिन्ह क्या होते हैं। ये अधिकरण कारक के चिन्ह पूछ रहा है, तो वो होते हैं में और पर। अधिकरण कारक के चिन्ह में पर होते हैं। अधिकरण कारक के बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर ले कि जिस शब्द से किसी क्रिया के आधार के होने का बोध होता है अधिकरण कारक कहलाता है। इसमें विभक्ति चिन्ह जो होता है वो में या पर होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा। तो वृद्धि का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो क्षय होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षय इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा, शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द कौन सा है। शैशव शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा से बना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो शब्द पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा इत्यादि को बताते हैं, उन्हें भाववाचक कहते हैं। तो शैशव जो है वो बचपन की अवस्था को कहा जाता है, इसलिए यह भाववाचक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्सम। जबकि संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तत्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्सम शब्द ये कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सातवां, भरपेट किस समास का उदाहरण है। तो भरपेट जो है वो अव्ययी भाव समास है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हम उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद अव्यय हो और जिससे बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ये जो है भरपेट, ये अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवयित्री होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नौवां, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, तो का उच्चारण होता है। तो का जो उच्चारण होता है वो दंत से होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तवर्ग जो होते हैं तो, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण दंत से किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन है वो है 11 नंबर, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल जेरंड आई एम अवर्स टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रिंकिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई एम अवर्स टू ड्रिंकिंग। अवर्स का जो अर्थ होता है वो प्रतिकूल होता है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रतिकूल इसका अर्थ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट होमोफोन
द डैश डैश ऑफ द कैट्स आर शार्प। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पाउज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाउज। पाउज का जो अर्थ होता है बिल्लियों के जो पंजे होते हैं वे शार्प होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड एफेक्शन। एफेक्शन का जो सुटेबल एडजेक्टिव हो जाएगा, एफेक्शन का जो अर्थ होता है वो स्नेह होता है, तो इसका जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा अफेक्शनेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका जो अर्थ हो जाएगा वो स्नेही हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट पार्टिसिपल। कह रहा है कि ही स्पीच वाज डॉट डॉट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेल बाउंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेल बाउंड का जो अर्थ होता है वो मंत्र मुग्ध होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज स्पीच वाज स्पेल्ड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो इसमें प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, तो कह रहा है कि ही ट्रेवल्स डैश डैश कार, तो ही ट्रेवल्स बाई कार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाई कार। वह कार से यात्रा करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। लेट अस प्ले डैश डैश चेस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेट अस प्ले द चेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। यूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द बोल्ड वर्ड। तो माला लुक्स प्रीटी, तो माला लुक्स प्रीटी में प्रीटी का जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अगली। एंटोनिम जो है वो विपरीतार्थक पूछ रहा है, तो प्रीटी का जो अर्थ होता है वो सुंदर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगली का जो होता है वो कुरूप होता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए अगली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब। तो वर्ब में इसको चेंज करना है। ये नाउन दिया है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन को जब हम लोग वर्ब में चेंज करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अप्लाई। अप्लाई वर्ब है। अप्लाई का जो अर्थ होता है आवेदन करना और एप्लीकेशन का अर्थ होता है आवेदन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 19। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनिटिव। राइट इन्फिनिटिव के साथ इसको भरना है, तो आइए इसको देखते हैं। इट इज नॉट इजी डॉट डॉट ऑल पीपुल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू प्लीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज नॉट इजी टू प्लीज ऑल पीपुल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 20। राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। प्लूरल इसका बनाना है। थिप का जो प्लूरल हो जाता है वो थिप्स हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थिप्स जो है थिप का प्लूरल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी के कारण स्कॉर्बिक रोग होता है। तो स्कॉर्बिक रोग जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। और विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 22। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी जो अस्थि होती है वो फीमर अस्थि होती है। यह जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है जो सबसे लंबी होती है। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो स्टेपिज होती है जो कान की हड्डी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं हम लोग अगर अल्ना की बात करें तो अल्ना जो होती है वो कुहनी जो होती है उसकी हड्डी होती है। और हिमरस की बात करें तो हिम हाथ की हड्डी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है जो जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो जल की संशुद्धि में पोटेशियम परमांगनेट का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पोटेशियम परमांगनेट की हम लोग रसायन सूत्र की बात करें तो KM
NO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो मुंह में सर्वप्रथम पाचन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पाचन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो उसकी शुरुआत जो है वो मुंह से होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे पहले मुख में पाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? तो ऊष्मा एवं विद्युत का जो सुचालक है वो ग्रेफाइट जो है वो ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है? तो उच्च रक्तचाप का जो प्रमुख कारणों में से एक है वो मानसिक तनाव जो होता है, इसके कारण ब्लड प्रेशर बीपी हाई हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्युत धारा इसको कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बैक्टीरिया के कारण हैजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो परमाणु सिद्धांत जो है वो सर्वप्रथम जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन है 30। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है? तो वायु में नाइट्रोजन जो होता है वो 78.3% होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछे तो वो लगभग 20.99% होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? ढोकला जो है वो खमीरीकरण से बनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। खमीरीकरण के द्वारा ढोकला बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार जो है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणुओं के द्वारा होता है। और यह जो है साल्मोनेला जीवाणु के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा कि साल्मोनेला जीवाणु के द्वारा यह होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 33। आधुनिक टीवी की स्क्रीन किससे बनी होती है? तो आधुनिक टीवी की जो स्क्रीन होती है वो बनी होती है प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से यह बनी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। कह रहा है कि विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि में किस तत्व से बनी होती है? तो विद्युत प्रेस, हीटर और विद्युत केतली जो है वो नाइक्रोम की बनी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइक्रोम की बनी होती है। जर्मन सिल्वर, निकल, तांबा और रजत का मिश्रण होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35। ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी किस कारण होती है? तो ब्रूसेलोसिस बीमारी जो है वो होती है जीवाणु के कारण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु के कारण यह बीमारी पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है 36 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अति संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो चेचक जो होता है वो वेरिसेला विषाणु के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेरिसेला विषाणु के कारण होता है। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक की हम लोग बात करें तो इसका जो कार्यकाल था वो 1351 से 1388 तक इसका कार्यकाल था और यह तुगलक वंश का शासक था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
38, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाफर वक्र जो है वो कर की दरों और सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाफर वक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39, डोडा-वेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो डोडा-वेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को यह अपना त्याग पत्र देता है। इसका प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 56 में किया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर की युद्ध की हम लोग बात करें तो यह जो था वो 1764 में हुआ था, जिसमें एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर कासिम और अंग्रेज हो जाएगा। और इसमें अंग्रेजों के तरफ से जो मुख्य सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का शासक था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है वो 544 ईसा वर्ष पूर्व गद्दी पर बैठा था और लगभग 52 वर्षों तक इसने राज किया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है 43, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज जो थे वो परमार वंश के शासक थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमार वंश। और राजा भोज की हम लोग राजधानी की बात करें तो यह धार नगरी थी। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो परमार वंशीय शासक थे राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो केरल में रहा है। इसको ध्यान रखिएगा कि केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है जो 1084 इसका लिंगानुपात रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल, लेकिन यहाँ जो है वो केरल नहीं दिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु हो जाएगा। इसका जो लिंगानुपात रहा था वो 996 इसका लिंगानुपात था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में केरल रहे तो आप लोग केरल टिक करिएगा, केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 जो है भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। तीसरे स्थान भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्रम दे देता है, तो तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो ये चार क्रम आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम स्थान राजस्थान, द्वितीय पर मध्य प्रदेश, तीसरा पर महाराष्ट्र और चौथा पर उत्तर प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और यह जो संशोधन है 1992-93 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा कि भाग 9 को जोड़ा गया और भाग 9 में जो है वो
आर्टिकल 243 क से 243 अन तक इसमें है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 49, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता है वर्ष 1931 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर गांधी इरविन समझौता की हम लोग बात करें तो इसके तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। इसका करेक्ट आंसर 1931 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को 14 दिनों के लिए लंबित कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 109 के तहत राज्यसभा में इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा से पारित होने के बाद यह राज्यसभा जाता है, जहां राज्यसभा अगर चाहे तो इसको 14 दिन तक लंबित रख सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट इसको कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 52, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार था। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरी का। रथ यात्रा जो था वो पुरी का प्रसिद्ध त्योहार था और इसकी जो स्थापना थी वो शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। शंकराचार्य के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53, इजराइल की संसद किस नाम से जानी जाती है? तो इजराइल की संसद को नीसेट के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इजराइल की संसद को नीसेट के नाम के जाना जाता है, जबकि डाइट जो है वो जापान की संसद है। मजलिस की हम लोग बात करें तो मजलिस ईरान की संसद है और नेशनल पंचायत जो है वो नेपाल की, ध्यान रखिएगा कि नेपाल का यह जो संसद है उसको नेशनल पंचायत के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों ध्यान रखिएगा, इजराइल की जो संसद है उसे नीसेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 54, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक वदरायण थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि जैमिनी जो थे वो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा पंचायतों को सर्वप्रथम संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। अगर हम लोग इस समिति की बात करें तो इसका गठन वर्ष 1986 में किया गया था और पंचायतों को जो है संवैधानिक आधार जो है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर दिया गया। वर्ष 1992-93 में इसको दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया और इसी के तहत पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है 56, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 876 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगर हम लोग बात करें इंदिरा पॉइंट की तो इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं 58, प्रसिद्ध यात्री निकोलस कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के काल में इसने निकोलस कोंटी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं 59,
राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 60। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो संगीत नाटक अकादमी जो है इसकी स्थापना वर्ष 1953 में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1953, और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 62। भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? तो भारत में जो मानसून है वो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। बैंकों के बैंक का कार्य, तो यह बिल्कुल सही है। आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक होता है। बी कह रहा है कि सरकारी बैंकर का कार्य, तो सरकारी बैंकर का कार्य, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है सी कि विदेशी विनिमय नियंत्रण, तो ये भी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि व्यापार नीति का निर्धारण, तो ये गलत है। व्यापार नीति का जो निर्धारण है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा नहीं किया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है? तो वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। अगर आपातकाल की हम लोग बात करें तो यह संविधान के भाग 18 में इसको रखा गया है। ध्यान रखिएगा कि यह भाग 18 में रखा गया है और अनुच्छेद जो है आर्टिकल 352 से 360 तक इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं, तो संसद के जो अंतर्गत शामिल होते हैं वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये शामिल होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संसद जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, तो यह गलत है। अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं वो लाला लाजपत राय हैं। ध्यान रखिएगा कि लाला लाजपत राय इसके लेखक हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, ये भी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये भी बिल्कुल सही है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया पूछे तो वो अरुणा अशरफ अली को जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, वो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 67। निम्न में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आगा खां के द्वारा सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो गठन है वो 27 अक्टूबर 1986 को, ध्यान रखिएगा कि 27 अक्टूबर 1986 को इसका गठन किया गया था, और यह जो है वो नौवहन और नौ संचालन के उद्देश्य से अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास और विनिमय के लिए किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69।
कह रहा है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन सा है। तो शेयर बाजार को जो नियंत्रित करता है वो सेबी करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका नियंत्रण करता है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1988 में किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये सन पूछता है कि इसकी स्थापना जो है वो कब किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो वर्ष 1986 में आया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 71। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिमा भुल्लर मल्डानाडो न्यूयॉर्क की पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली प्रथम महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। कह रहा है कि हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है। तो देश का जो प्रथम राज्य बन गया है वो मध्य प्रदेश बन गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य घोषित किया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। कह रहा है कि यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका जो है वो यूनेस्को में पुनः शामिल होगा। अभी हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को से वापस अपना सदस्यता वापस ले लिया था। अब फिर जुलाई में इसने यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है 75। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। लिटिल इंडिया गेटवे की जो आधारशिला रखी गई है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 कह रहा है कि किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौरभ गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। कह रहा है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब और भारत की नौसेना के बीच अल मुहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। तो यह जो पहला स्वदेशी बोट है वो है फास्ट इंस्पेक्टर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्ट इंस्पेक्टर। ये भारत का पहला स्वदेशी बोट है जिसका परीक्षण किया गया गोवा से मुंबई के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। तो वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो भारत के द्वारा किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। क्वाड की हम लोग बात करें तो यह 4 देशों का संगठन है जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसी के तर्ज पर I2U2 का भी गठन किया गया है जिसमें इंडिया, इजराइल और यूएसए और यूएई शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी जो है वो भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 कह रहा है कि किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल ने
2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है 82, गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू किया गया है? तो गृह लक्ष्मी और अन्ना भाग्य योजना जो है वो कर्नाटक में शुरू किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, किसी परीक्षा में नेहा एवं जोआ को आकांक्षा से 20% और 50% अंक आता है, तो नेहा का अंक आकांक्षा के अंक का कितने प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 120% इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84, एक किसान ने 15 रुपया प्रति दर्जन के दर से 250 केला खरीदता है। यदि वह सभी केले को 1 रुपया प्रति केला की दर से बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसका हानि प्रतिशत जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए 20% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, केदार किसी वस्तु को 121 रुपया में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। यदि केदार को 30% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को वह कितने में बेचेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 142 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86, एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से असफल हो गया तथा दूसरे विद्यार्थी जिसने 400 अंक प्राप्त किया वह सफल होने से 40 अंक अधिक पाया। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 800 जो था वो परीक्षा का अधिकतम अंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 जो कह रहा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.2/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, -5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89, 130 के संपूरक कोण का पूरक कोण कौन सा होगा? तो 130 के संपूरक कोण का पूरक कोण 40 डिग्री होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 90 कह रहा है कि यदि 25 पलंग का क्रय मूल्य 15 पलंग के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 66.2/3% लाभ प्रतिशत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91, जडेजा ने अपनी 15 पारियों में 45 रन के औसत से रन बनाए। 26वीं पारी में उसने शतक बनाया, तो अब उसका औसत रन क्या होगा? तो उसका औसत रन जो है वो 48.43% हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, किसी वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन 69% है। वर्ग के विकर्ण में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो वर्ग के विकर्ण में जो प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा वो हो जाएगा 30%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, 2160 रुपये को ए, बी और सी के बीच क्रमशः 2:3:5 के में विभाजित किया जाता है। ए और बी के हिस्से में क्या अंतर होगा? तो ए और बी के जो हिस्से में अंतर होगा वो 216 रुपये का होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17,966 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है ए का प्लेस वैल्यू और सी का प्लेस वैल्यू 13 है तो एम 13 पर आता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 है और ई का जो प्लेस वैल्यू है वो 5 है। तो यहाँ 25 जो आएगा वो वाई होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, राम का मुंह पश्चिम की ओर है। राम का मुंह जो है वो पश्चिम की ओर है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की दिशा में वो 45 डिग्री घूम जाता है। फिर वो 180 डिग्री घूमता है। तो 45 डिग्री के बाद वो फिर 180 डिग्री घूम जाएगा। तो 45 डिग्री और वो घूम जाता है पुनः 180 डिग्री। तो उसका मुंह अब किस दिशा में है? तो 180 डिग्री जब घूमेगा तो उसका मुंह हो जाएगा
वो दक्षिण पूर्व की दिशा में उसका मुंह हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। यदि किसी सांकेतिक भाषा में COCK को YMYQ लिखा जाता है तो HEN को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी TWN इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36 इसका लुप्त संख्या है। यहाँ 1 का वर्ग किया गया है, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, 4 का और 5 का, तो यहाँ 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। राहुल रवि से पूछता है कि परसों शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुधवार इसका सही जवाब हो जाएगा। परसों अगर शनिवार था तो कल के बाद का जो दिन होगा वो बुधवार हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है 100। कौन सी आकृति दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है? तो आइए इसको देखते हैं। शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि शुतुरमुर्ग, सांप और मेढक जो है वो तीनों अलग अलग हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 100 क्वेश्चंस का जो दूसरा सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए था वो समाप्त हुआ। बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट जो है वो 24 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग इसको बिल्कुल पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सेट के साथ। थैंक यू।